दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर साइंस की एक बेहतरीन श्रृंखला पर। आप सभी लगातार मांग कर रहे थे कि भैया आखिरकार जो साइंस का जो भी चैप्टर है उसे जल्दी फिनिश कर दीजिए। आप परीक्षा टारगेट की बात कर रहे थे, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा का टारगेट। बिल्कुल मैं 100% आपसे दावा करना चाहूँगा कि जितने भी वीडियोस आपके बेच में जिस भी सब्जेक्ट के जा रहे हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में हम परीक्षा को ही टारगेट कर रहे हैं। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, कोई भी बेफजूल वाली बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा कि आप परीक्षा डीएलएड की जो है वो क्रैक कर जाएं। कुछ लोग परीक्षा को बड़े हल्के में लेते हैं, ठीक है। मेरे कहने का सेंस समझिएगा। हालांकि डीएलएड की परीक्षा बहुत भड़काऊ, बहुत बड़ी तो नहीं होती है, लेकिन इसमें देखा जाता है अक्सर बच्चों का बैक लग जाता है, और अगर बैक लग जाता है ना तो मामला बहुत विकट समस्या खड़ी हो जाती है ना। देख सकते हैं इससे बाहर नहीं आएगा, बैक लगने का डर खत्म। कुछ लोग हैं जो अगर डर रहे हैं कि भैया आखिरकार बैक लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो बैक लगने का डर है वो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आपका हम फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर वीडियो में सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है, मैं दोनों कंडीशंस की बात कर रहा हूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके अवश्य बता दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मामला हमारा इसी तरह से चलता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारी चीजें हमारी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा सकुशल डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हो जाए, आपको पता है जून में आपका 100% एग्ज़ाम प्रस्तावित है, ठीक है। तो जून में 100% आपका एग्ज़ाम होगा और आप चाहते हैं कि हम परीक्षा में 100% सफल हों, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, यहाँ से दी जाने वाली चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं और मेरे काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक बेहतरीन श्रृंखला पर, लेकिन फिर से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले चलिए देखिए, आपके बीच में जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न लगे हुए हैं। जैसा कि सबसे ऊपर कहा जा रहा है, चाल से क्या तात्पर्य है, ठीक है। मोशंस जिसे हम कहते हैं, चाल किसे कहेंगे, कहा जा रहा है किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, ठीक है। जैसे आप एक जगह से जब दूसरी जगह चलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है हमारी चाल कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल सटीक आपके बीच में परिभाषा है। वन लाइनर क्वेश्चन हम आपके बीच में दे रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से हम टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। जैसे कोई गतिमान वस्तु है, उसकी दशा में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, बल लगाकर किसी भी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु है, जब उसमें हम पीछे से बाह्य बल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी स्थिति परिस्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा जरूर, है ना। तो ये भी आप समझ गए। बल कितने प्रकार के होते हैं, बल आपके 5 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं, पहला है पेशीय बल, दूसरा है गुरुत्वीय बल, तीसरा है चुंबकीय बल, चौथा है घर्षण बल, और लास्ट आपका आता है विद्युतीय बल, ठीक है। तो क्या ये भी आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, ठीक है। जैसे कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि बल बल के 5 प्रकार होते हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अब इन बल के पांचों प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी आपको पता चल गया। कभी कभार आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि गुरुत्वीय बल किसे कहेंगे, चुंबकीय बल किसे कहेंगे, घर्षण बल किसे कहेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, हालांकि इस वीडियो में तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, चूंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर आपके लिए इतना ही सफिशियंट है, लेकिन और भी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें हमें नहीं बताया जा रहा है, तो आप परेशान ना होइए, हम आपको अगले वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा कर देंगे कि आखिरकार
ये पेशीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होते हैं, यानी बल के जितने भी प्रकार हैं हम डिस्कस कर देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चंस आपके बीच में बन रहा है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है व कार्य करता है उसे हम विद्युतीय बल कहते हैं। यानी अगर कहा जाए जो बल है वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है व कार्य करता है उससे हम विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है, तो विद्युतीय बल किसे कहेंगे ये भी आपका स्पष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है जो है पदार्थों के पृथकता। ठीक है, पदार्थों के पृथकता से पृथकता की आवश्यक विधियों का नाम बताइए। जैसे कोई पदार्थ आपके बीच में है, उसमें कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके यहाँ अभी गेहूं की मड़ाई चल रही है तो गेहूं में कुछ जो है चीज़ें आ जाती हैं। और ठीक है, जैसे भाई थ्रेशर जो होता है कभी कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं गांठ। ठीक है, तो उसे हमें निकालना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है हम कैसे निकालेंगे, या तो उसे बेनेंगे या तो चालेंगे। ठीक है, छानने से तो हम निकाल नहीं सकते, वाष्पन से तो हम निकाल नहीं सकते, आसवन से तो हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है पृथकता क्या होती है, यानी गलत चीज़ों से जो है जैसे कोई पदार्थ है उसमें अगर गलत चीज़ें पड़ गई उसे हम बाहर कर दें, उसी को हम पृथक कहते हैं। ठीक है, तो बेटे हाँ आप उन चीज़ों को छोड़िए। कहा जा रहा है पदार्थों की पृथकता की आवश्यक विधियों के नाम बताइए। तो जिसकी विधियां हैं, पहला है बेनना, दूसरा है चालना, तीसरा है छानना, चौथा है वाष्पन करना और आसवन इत्यादि जो हैं ये पृथक्करण की विधियां हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर की सहायता से शरीर का ताप मापते हैं, जैसे जब आपको बुखार इत्यादि होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहला काम यही करता है कि तत्काल आपको थर्मामीटर देता है और आपको आपके बुखार की जांच करता है कि आपको कितने डिग्री बुखार है, उसी के अकॉर्डिंग वो दवाइयाँ इत्यादि करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन है एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं एसआई मूल राशियों की संख्या हमारी कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, चुंबक का सर्वप्रथम खोज कहाँ हुआ था, इसको भी आप ध्यान दीजिए। चुंबक का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो मैग्नीशिया में हुआ था। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं। अब इसमें तो कोई चीज़ समझाने वाली बातें तो है नहीं कि चलिए हम आप एक क्वेश्चन को लेकर पढ़े रहें। ठीक है, बेहतर यही है कि आप खुद समझिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मात्रक किसे कहते हैं। देखिए भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिणाम को मानक जो है मानक मान लिया जाता है, इस मात्रक को ही हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, नैनो सेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है, 10⁻⁹ के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, अब बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है, बल गुणे विस्थापन हमारा कार्य कहलाता है। ठीक है, अब इसमें भी आपको समझाने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण घूमता है जो है इस घूर्णन गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे वृत्तीय गति में आपने देखा होगा एक वृत्त होता है। ठीक है, यहाँ एक सेंटर होता है, अब इसी सेंटर से इसी रेखा पर वो लगातार घूमता रहता है, यही आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कोई कण जो है 1 सेकंड में जितने कोण घूमता है, घूर्णन गति को हम क्या कहते हैं, तो उससे हम वृत्तीय गति कहते हैं। लट्टू होता है, ठीक है, लट्टू होता है जब वो गति करता है तो यहाँ समझ सकते हैं कि वो घूर्णन गति ही करता है। ठीक है, या कहा जाए घूर्णन गति का उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है कि घूर्णन गति का उदाहरण दीजिए, तो लट्टू जो हमारा होता है वो घूर्णन गति करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है चुंबकीय बल किसे कहते हैं। अगर हम चुंबकीय बल की बात करें तो किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया जो बल होता है वो चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया चुंबकीय बल कहलाता है। कोई पदार्थ है
अगर उस पर चुंबक द्वारा कोई बल लगाया जा रहा है तो जो बल लगाया जाएगा वही हमारा चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अगला पेज आपके बीच में देखिए। चलिए, इधर अगर कहा जाए आयतन, ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कहा जा रहा है आयतन का मानक मात्रक क्या होता है। तो आयतन का जो मानक मात्रक होता है वो हमेशा आपका घन मीटर होता है। जब आप रेखा गणित वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें आपको लिखने के लिए आएंगी। ठीक है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है समय की अवधि का मानक जो है किस प्रकार किया जाता है या मापक किस प्रकार किया जाता है। तो समय की अवधि का जो मापक है वो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। भाई ये तो कोई फिक्स है नहीं कि कैसे किया जाएगा। कोई सेकंड में कर लेता है, कोई मिनट में कर लेगा, कोई घंटा में कर लेगा, कोई दिन में कर लेगा, कोई माह में कर लेगा, कोई वर्ष में कर लेता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन बन रहा क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या होता है। तो क्षेत्रफल का मानक मात्रक जो होता है वो वर्ग मीटर होता है। ठीक है, या मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। ठीक है, चाहे आप वर्ग मीटर कहिए चाहे आप मीटर स्क्वायर कहिए, दोनों बातें आपकी एक ही हैं। स्वपोषी हम किसे कहते हैं। स्वपोषी, यहाँ स्व मीन्स अपना होता है। ठीक है, और पोषी मीन्स पोषण होगा। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः हम स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं भाई जाहिर सी बात है हम आप भी पेड़ पौधे पर ही आश्रित हैं। ठीक है, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और अगर कहा जाए तो स्वपोषी का स्वपोषी, अगर देखिए यहाँ कहा जा रहा है हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। भाई जो मनुष्य होता है वो पेड़ पौधों पर ही आश्रित होता है, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, मनुष्य स्वयं भोजन नहीं बना पाता, इसे हम परपोषी कहते हैं। भाई जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे हम आप पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं तो जाहिर सी बात है हम आप परपोषी कहलाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे कभी भी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, वो सूर्य की उपस्थिति में वो अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, श्वसन का क्या अर्थ होता है। श्वसन, अब ध्यान दीजिए, रिस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, अगर कहा जाए तो जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यानी यहाँ समझिएगा, आपसे स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी जीवधारी है वह जो है वायु के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यही प्रक्रिया हमारी श्वसन या कहा जाए रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब प्रमुख श्वसन अंगों के नाम आपको लिखने हैं। जैसे प्रमुख श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, तो जो गलफड़े हैं, गलफड़े हो गए, फेफड़ा हो गया, ये हमारे श्वसन अंग होते हैं। जैसे भाई गलफड़े जो होते हैं वो जो जलीय जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और जो फेफड़े होते हैं वो हमारे आप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहा जा रहा है जलीय पौधे एवं जलीय जंतु किसे कहते हैं। भाई जो जल में रहते हैं, ठीक है, जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें हम जलीय पौधे कहेंगे, जो जीव जंतु जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय जंतु कहेंगे। इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कह दिए। देख लीजिए पूरी तरह से सटीक आंसर लिख दिया डायरेक्टली, इसमें कुछ भी उन्होंने परिवर्तन ही नहीं किया है। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं लिखना है, आप हेडिंग बनाकर लिख दीजिए जलीय पौधे, एक हेडिंग बना दीजिए। ठीक है, उसका परिभाषा आप कर दीजिए, जलीय जंतु एक कर दीजिए। ठीक है, आप 2 लाइन में कर दीजिए, 1 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है। अंकुरण के लिए सबसे जो प्रमुख होता है वो पानी होता है, वायु है और उचित ताप है। जैसे आप जो है इमेजिन करें, अभी हम बताएं आपसे, जैसे अभी फ़िलहाल के लिए एक तो आपको पता है, अगर हमारा जो गेहूं है ये तो कट चुका है, लेकिन अब जाके हम अगर गेहूं की बुआई करें तो गेहूं उगेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब गेहूं की समय होती है उस समय गेहूं के अकॉर्डिंग उचित ताप उसे मिलता है। ठीक है,
पानी, ये सब सारी चीज़ें उसे उचित रूप में मिलती है। लेकिन अब इस समय अगर आप चाहें गेहूं को उगा लें तो ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मृतिका किसे कहते हैं। ठीक है, पके हुए बर्तनों को हम मृतिका कहते हैं, है ना। खिड़कियों में किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है, साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। भाई आपके घरों में खिड़कियां लगी होंगी, कभी कभार कोई बच्चा होगा पूछ लेगा कि भैया ये खिड़कियों में कौन से कांच का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे साधारण कांच है या मृदु कांच है। ठीक है, पुष्प के चार भाग कौन कौन से होते हैं, बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, पुमंग है और जायांग होते हैं। ठीक है, ये पुष्प के चार प्रमुख अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अब गति के द्वितीय नियम की परिभाषित करना है। तो गति का जो द्वितीय नियम है, इसके अनुसार अगर कहा जाए तो किसी वस्तु के बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कभी कभार आपसे डायरेक्टली जो है इक्वेशन ही पूछ लेता है कि गति के द्वितीय नियम का इक्वेशन आप लिखिए, समीकरण लिखिए, आप उससे भी डायरेक्टली लिख दीजिए, बट इसमें हम आपको वो नहीं बताएंगे क्योंकि जो चीज़ें हैं उतनी ही सीमित रहें। ठीक है, नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम के बारे में हम पूरा आपको जो है समीकरण ही बता देंगे, बट अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, परमाणु किसे कहेंगे, अगर परमाणु की बातें करें हम तो यहाँ आप कह सकते हैं कि परमाणु तत्व के वह छोटे छोटे भाग हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, यहाँ देखिए आप इसे थोड़ा सा त्रुटियां बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, नहीं रह सकता। चलिए ये भी आपका हो गया, इतना तो आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए ये देखिए अगला पेज आपके बीच में ओपन हो चुका है, पदार्थ की अवस्थाएं आपको बताना है। ठीक है, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की प्राय जो है देख सकते हैं पदार्थ की ठोस है, द्रव है, गैस है। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होंगी, आप कहेंगे 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, इसमें सक्शन से नहीं है, बिल्कुल आप डायरेक्टली लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में रहते हैं, गंधक हो गया या जल हो गया। ये जो होते हैं अगर इन्हें आप चाहें तो ठोस में कर सकते हैं, आप चाहें तो द्रव में कर सकते हैं, आप चाहें गैस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार जल को हम कैसे ठोस में करेंगे, भाई बर्फ जो होती है, ठीक है, वो तो आप ठोस में कर सकते हैं। ठीक है, बर्फ जब पिघल जाएगी तो द्रव में हो जाता है, जल को ही उबाल दीजिए तो गैसीय अवस्था में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतरा आणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जो है अंतरा आणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। तो अगर इसमें कहें तो पदार्थ की गैसीय अवस्थाओं में अंतरा आणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। ठीक है, कब होता है, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की गैसीय अवस्था में जो अंतरा आणविक अवकाश होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक्करण किसे कहेंगे, अभी आपने देखा। ठीक है, किसी मिश्रण में विलेय अथवा अविलेय पदार्थों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विलायक किसे कहते हैं, अगर विलायक की बात करें तो कोई पदार्थ जब किसी द्रव में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव में विलेय तथा द्रव्य का विलायक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विलायक किसे कहेंगे, कोई पदार्थ जब किसी द्रव में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव में विलेय तथा द्रव को विलायक कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका हो गया। यौगिक किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। ठीक है, पृथक्करण की 2 विधियां आपको बताना है, भाप आसवन तथा जो है भाप आसवन विधि हो गया, दूसरा आपका है प्रभाजी आसवन। ठीक है, ये पृथक्करण की आपकी 2 विधियां होती हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मिश्रण किसे कहेंगे। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों अनिश्चित अनुपात में सम्मिलित हो मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है,
यानी जैसे कोई पदार्थ यहाँ आपको दे दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं मानता हूँ कि ये आपका इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। फिर से हम बनाते हैं। देखिए, अगर हम मानते हैं इसमें आपका जल भरा हुआ है, ठीक है, और अगर मान लिया जाए इसी जल में कहीं कहीं लकड़ी की बुरादें हैं, कहीं लोहे की बुरादें हैं, ठीक है, तो यहाँ जो होगा आपका ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व अनिश्चित मात्रा में मिले हों, ठीक है, वह हमारा मिश्रण कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये मिला हुआ है वो मिश्रण ही हमारा कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाँ देखिए, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले, ठीक है, लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिल गए हैं, आप इसे कैसे पृथक करेंगे? छान कर पृथक करेंगे, ठीक है। भाई जब छान लेंगे छन्नी से तो जो उसमें अराजक तत्व हैं वो बाहर हो जाएंगे, बट वो पीने लायक तो तब भी नहीं रहेगा भाई, चूंकि वो दूषित हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पीने पिलाने की बातें नहीं कही गई है, यहाँ सिर्फ पृथक करने की बातें कही गई हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। द्रव्यमान किससे कहेंगे? तो द्रव्यमान की अगर बात करें तो किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। कहा जा रहा द्रव्यमान किसे कहेंगे? किसी वस्तु में जो है पदार्थ का जितना परिमाण जो है मात्रा होता है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मीटरी पद्धति हम किसे कहेंगे? जो है मीटरी पद्धति के अगर अंतर्गत कहें तो वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने जो है मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि मीटरी पद्धति जो है वो कहाँ के वैज्ञानिकों ने किए थे? तो 1790 में फ्रांसीसियों ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो है कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम आपको लिखने हैं। तो जो कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम के अगर अंतर्गत कहें तो जो कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम लंबाई हो गया, द्रव्य हो गया, क्षेत्रफल है, समय है, ताप है, इत्यादि आपकी जो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक आपका सेकंड होता है, ये सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है। चलिए ये भी आपका हो गया। लास्ट पेज आपके बीच में ओपन हुआ है। देखिए कहा जा रहा है कि अलैंगिक जनन की 5 विधियों या अलैंगिक जनन की 5 विधियों प्रकारों के नाम बताइए। तो पहला है विखंडन आपका है, मुकुलन है, खंडन है, बीजाणुओं द्वारा है, कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस वो 5 प्रकार से होता है। पहला आपका है विखंडन है, मुकुलन है, खंडन है, ठीक है, बीजाणुओं द्वारा है और कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसका अगर विस्तार किया जाए तो बहुत लंबा चला जाएगा, बेहतर यही है कि एक नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली आप इतना लिख दीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है भाई? आज के समय में आपने देखा होगा कोई भी वस्तु बिना घर्षण के नहीं चल सकती है। हम आप गाड़ियां चलाते हैं, अभी हम आपको शीशा दे दिया जाए और कहा जाए इस शीशे पर आप गाड़ी चला दीजिए तो आप नहीं चला पाएंगे और ना ही चलेगी, क्योंकि शीशे में फ्रैक्शंस घर्षण नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है कि इन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे घर्षण क्यों उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। जैसे घर्षण इसलिए उत्पन्न किया जैसा हमारी आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये रोड है। अभी इस रोड पर पूरी तरह से पूरा एकदम प्लेन कर दिया जाए, मैंने आप शीशे की बात किया, शीशे से ज़्यादा तो प्लेन और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर इस पर पूरा प्लेन एकदम कर दिया जाए तो ये गाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी। जब तक गाड़ी के चलने का विरोध ये सड़क नहीं करेगी तब तक चल पाना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए जो सड़कें होती हैं वो खुरदुरी बनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला है पेड़ पौधों में अलैंगिक जो प्रजनन विधियों के नाम आपको लिखने हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं अलैंगिक प्रजनन विधियों के जो नाम कहा जाए तो रोपण हो गया, ठीक है, कलम लगाना हो गया, दाब हो गया, कलम हो गया, ठीक है। और कहा जा रहा है पत्तियों के कार्य लिखिए। जो पत्तियों के कार्य हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे प्रमुख कार्य इनका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लट्टू घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती? अभी मैंने आपको बताया था कि लट्टू जब घूम रहा है तो उसमें जो है घूर्णन गति होती है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं?
हमारे शरीर में बाबू 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। हर किसी का काम अलग अलग होता है। आँख से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं, जीभ से हम टेस्ट करते हैं, त्वचा से हम किसी भी चीज़ का जो है देखते हैं कि ये क्या कैसे है। ठीक है, चलिए टेम्परेचर का अगर कह दिया जाए तब भी आप कोई दिक्कत नहीं होगी त्वचा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधे के तने एवं पत्तियों की एक एक विशेषता बताइए। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा। कहा जा रहा है जलीय पौधे या जलीय पौधों के तनों के अंदर जो है असंख्य जो है खाली स्थान होते हैं, जिन्हें वायुकोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे जलकुंभी हो गया। तालाब में जो है कमल अथवा कुमुदनी के पौधे के विभिन्न पौधों को ध्यान में रखते हुए या ध्यान से देखते हुए मालूम होता है कि इनकी पत्तियां जो हैं चपटी हैं और इनकी सतह मोम जैसे चिकनी होती है। इसमें पत्तियां गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक है, अब इनकी जो विशेषताएं हैं आप खुद इन्हें देख लीजिएगा। जलीय पौधे एवं तने एवं पत्तियों की एक विशेषताएं आपको लिखना, आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप दैनिक जीवन में देखते होंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति के एक एक उदाहरण दीजिए। तो जो लट्टू का फिरना जो है ये घूर्णन गति का उदाहरण है, और चारों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो गति करना ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरसों के पुष्प के जो विभिन्न अंग है, पुष्प है, फल है, तना है, पत्ती है, प्राथमिक खंड जड़ है, द्वितीयक जड़ है। ये सरसों के पुष्प के जो हैं वो भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट भी चल रहा है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव के शरीर किस जो है डिग्री सेंटीग्रेड किस सीमा के अंतर्गत माप सकते हैं। तो आप कहेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के जो है 35 डिग्री सेल्सियस से जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक हम माप सकते हैं। सॉरी, ठीक है, चलिए ये इतना आपका हो गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट बन रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि जो है पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की जो विधियां हैं वो देख सकते हैं, विखंडन है, मुकुलन है, खंडन है, बीजाणुओं द्वारा कायिक प्रवर्धन है। अभी ऊपर इसे आपने देखा था। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपकी स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट्स आपका रहता है तो हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करने का प्रयास जरूर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।